गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी वृहद अणु के आगे आगे के टॉपिक्स स्टडी करेंगे। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, बहुलकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था कि बहुलक क्या होते हैं। बहुलक वो वृहद अणु हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो एक निश्चित इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनते हैं, और इन निश्चित इकाइयों को हम क्या कहते हैं, एकलक या मोनोमर। तो यानी जितने भी बहुलक हैं वो सब क्या होते हैं, वृहद अणु होते हैं। ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हम इनको भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से इनको पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? बाय ओरिजिन, प्राप्ति के आधार पर, कहाँ किस सोर्स से प्राप्त होते हैं। बाय मोनोमर, एकलक इकाइयों के आधार पर कर सकते हैं। बाय थर्मल रिस्पॉन्स, ताप के प्रभाव के आधार पर कर सकते हैं। बाय मोड ऑफ फॉर्मेशन, इनके फॉर्मेशन बनने के आधार पर कर सकते हैं। बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकते हैं, संरचना के आधार पर। और बाय एप्लीकेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उपयोग और भौतिक गुणों के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको वर्गीकृत करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बाय ओरिजिन। हम जानते हैं कि कुछ पॉलीमर्स प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ बहुलक प्रकृति में मिलते हैं। इनको हम कहते हैं प्राकृतिक पॉलीमर्स या नेचुरल पॉलीमर्स। तो ओरिजिन के आधार पर हमने इनको कई भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला है नेचुरल पॉलीमर्स या प्राकृतिक बहुलक। पॉलीमर्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर्स। वो बहुलक जो प्राकृतिक पदार्थों से निष्कर्षित किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक बहुलक। जैसे सिल्क है, ऊन है, नेचुरल रबर है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है। ये सारे के सारे प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, प्राकृतिक बहुलक। और प्रकृति से ही हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है नेचुरल रबर। आपने सुना होगा रबर के पेड़, इसका बॉटनिकल नेम होता है हीविया ब्रासिलिनेसिस। आप जानते होंगे। इससे हम जो प्राकृतिक रबर है उसको हम आइसोलेट करते हैं, निष्कर्षित करते हैं। तो इसलिए ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक पॉलीमर। अब दूसरा प्रकार क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, अर्ध संश्लेषित बहुलक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स माने अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या है अर्ध संश्लेषित बहुलक? प्रकृति से या नेचर से जो बहुलक मिलते हैं, पॉलीमर मिलते हैं, उनके गुणों को, कौन से गुण, जैसे चमक है, यांत्रिक शक्ति है, इनको बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। तो इस तरीके से जो बहुलक प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। जैसे सेल्यूलोज जो है नेचुरल पॉलीमर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए, चमक को बढ़ाने के लिए, यांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम इसको किस में बदल देते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट या सेल्यूलोज नाइट्रेट। तो ये सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। क्योंकि ये किससे बने, सेल्यूलोज से बने, और सेल्यूलोज एक प्राकृतिक या नेचुरल पॉलीमर है। तो हम क्या कह सकते हैं, द पॉलीमर्स obtained by simple chemical treatment of natural polymers to improve
Their physical properties like lustrous nature, tensile strength are called synthetic polymers. The polymers obtained by simple chemical treatment किसका? Of natural polymers. Natural polymers का simple chemical treatment काय के लिए? To improve their physical properties like lustrous nature, tensile strength are called semi-synthetic polymers. Example, cellulose acetate and cellulose nitrate. Now the third one is synthetic polymers. संश्लेषित पॉलीमर बहुलक. ये नाम से आपको पता चल रहा है, ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड से पॉलीमराइजेशन के द्वारा, बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा लैब में तैयार किए जाते हैं. पॉलीमर्स synthesized in laboratory from low molecular weight compounds by the process of polymerization are called as synthetic polymers या संश्लेषित बहुलक. Example, nylon, terylene, polyethylene, polystyrene, synthetic rubber, PVC, polyvinyl chloride, bakelite, teflon, etc. ये सब के सब क्या है? ये प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं. इनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है. कैसे किया जाता है प्रयोगशाला में? लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स का पॉलीमराइजेशन करा के या बहुलीकरण करा के. तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ओरिजिन के आधार पर बहुलक पॉलीमर्स 3 तरीके के हुए. नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक. प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित. अब हम इनका वर्गीकरण मोनोमर एकलक इकाइयों के आधार पर भी कर सकते हैं. ये हम पिछले टर्म पे भी देख चुके हैं कि अगर बहुलक को बनाने वाली इकाइयाँ यानी मोनोमर समान है, आइडेंटिकल हैं, तो हम इसको कहेंगे होमोपॉलीमर. समबहुलक. होमोपॉलीमर इज समबहुलक. A polymer consists of identical monomers is called homopolymer. Example, polythene, polypropylene, polyvinyl chloride, etc. दूसरे होते हैं कोपॉलीमर, सहबहुलक. सहबहुलक क्या होते हैं? इसमें जो इकाइयाँ होती हैं मोनोमर्स, वो डिफरेंट होती हैं. A polymer consists of monomers of different chemical structures are called as copolymers. सहबहुलक. जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टेरीन से बनी हुई सिंथेटिक रबर, ये सहबहुलक या कोपॉलीमर का उदाहरण है. तो हमने देखा इकाइयों के आधार पर 2 प्रकार के बहुलक पाए जाते हैं, समबहुलक और सहबहुलक, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर. तीसरे तरह से हम वर्गीकरण कर सकते हैं बाय थर्मल रिस्पॉन्स, ताप के प्रति रिस्पॉन्स के आधार पर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. 2 प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं. बहुलकों को 2 प्रकार की कैटेगरी में विभाजित किया सकता है. पहला है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. थर्मोप्लास्टिक को हम हिंदी में कहेंगे ताप प्लास्टिक बहुलक. क्या होता है कि कुछ बहुलक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और किसी भी आकार में परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं. ऐसे बहुलकों को हम कहते हैं ताप प्लास्टिक बहुलक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. वे बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और किसी भी आकार में परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, वो ताप प्लास्टिक कहलाते हैं. अब इन बहुलकों के लिए गर्म करना, ठंडा करना, इस प्रक्रम को हम कई बार रिपीट कर सकते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, सील करने वाला मोम आदि. दे आर easily molded in desired shape.
by heating and subsequent cooling at room temperature. They are soft in hot and hard on cooling. गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं. दे में भी ये इनका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? लीनियर हो सकता है या ब्रांच चेन हो सकते हैं. दे में भी लीनियर और ब्रांच चेन पॉलीमर्स. ऐसे पॉलीमर्स को हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर या ताप प्लास्टिक बहुलक. दूसरा होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर. हिंदी में आप कहेंगे ताप दृढ़ बहुलक. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर नोन एज ताप दृढ़ बहुलक. क्या होते हैं ये? इनके लिए क्या है, इनमें गर्म करते हैं जब, तो गर्म करने पर इनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ये कठोर पदार्थों में बदल जाते हैं. ठंडा करने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाते, मूल अवस्था में नहीं आ पाते. इनको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. यानी गर्म करने पर ये कठोर पदार्थों में बदल जाते हैं, कठोर दृढ़ पदार्थों में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाते. जैसे यॉक अंडे का, आप जानते हैं गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये हार्ड हो जाते हैं. ठंडा करने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आएगा. दूसरा एग्जाम्पल है इसका बेकेलाइट. ये देखिए बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है. ये जनरली क्या है, ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं. दिस पॉलीमर इज हार्ड एंड इनफ्यूजिबल ऑन हीटिंग. These are not soft on heating under pressure and hence they are not remolded. इनको दोबारा मोल्ड नहीं किया जा सकता है. These are cross-linked polymers and are not reused. Example yoke and bakelite. ये देखिए इनमें क्या है कि गर्म करने पर केमिकल चेंज हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जिससे ठंडा करने पर ये पुनः अपनी ओरिजिनल अवस्था में, मूल अवस्था में नहीं आ पाते. तो ताप के प्रति व्यवहार के अनुसार दो प्रकार के पॉलीमर हुए, बहुलक हुए. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ताप प्लास्टिक बहुलक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ताप दृढ़ बहुलक. अब हम बहुलकों का वर्गीकरण मोड ऑफ फॉर्मेशन, बनने के तरीके के आधार पर भी कर सकते हैं. बनने के तरीकों के आधार पर दो प्रकार के पॉलीमर होते हैं. एक एडिशन पॉलीमर, योगात्मक बहुलक. बहुत सिंपल सी बात है, जब डबल बॉन्ड कंपाउंड जैसे इथीन आपस में जुड़ते जाते हैं तो क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं. यानी इनके बीच में से कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता, नहीं निकलता है. ऐसे बनने वाले बहुलकों को हम कहेंगे एडिशन पॉलीमर्स या योगात्मक बहुलक. इनका जो मास है, मॉलिक्यूलर वेट, वो मोनोमेरिक यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, सरल गुणक होता है. क्यों? क्योंकि इनमें से बीच में कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है. एग्जाम्पल टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपिलीन एक्सेट्रा आदि. योगात्मक बहुलक, एडिशन पॉलीमर्स. द पॉलीमर्स formed by addition of monomers repeatedly without removal of any byproduct are called addition polymers. These polymers contains all the atoms of monomers. Hence, their molecular weight are integral multiple of monomeric unit. Example Teflon, polythene, polypropylene and polyvinyl chloride. दूसरा होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स या संघनन बहुलक. ये कैसे बनते हैं? जब दो मोनोमेरिक यूनिट आपस में कंबाइन करती हैं, जुड़ती हैं और उनके बीच में से कोई छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर, अमोनिया, अल्कोहल आदि निकल जाता है
तो जो प्रोडक्ट बनता है, पॉलीमर बनता है, बहुलक बनता है, वो कहलाता है संघनन बहुलक या कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आप जानते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मोनोमेरिक यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल या सरल गुणांक नहीं होता। They are formed by the combination of two monomers by removal of small molecules like water, alcohol or ammonia. Their molecular mass is not the integral multiple of monomer units. Number 2, they have ester and amide linkage in their molecules. Example क्या है? पॉलीएमाइड यानी नाइलॉन्स और पॉलिस्टर्स, PET, पॉलिस्टर्स इसको हम कहते हैं। अब हमने देखा कि फॉर्मेशन के आधार पर पॉलीमर्स या बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब अगला वर्गीकरण का तरीका है या मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर। ये हम पिछले टर्म पे भी देख चुके हैं कि बहुलक जो हैं वो रेखीय हो सकते हैं, शाखित हो सकते हैं और 3 डायमेंशनल या क्रॉस लिंक भी हो सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है बहुलकों के वर्गीकरण का। 3 तरह से हमने वर्गीकृत किया है स्ट्रक्चर के आधार पर। पहला रेखीय बहुलक या लीनियर पॉलीमर्स। इसमें क्या है कि मोनोमर यूनिट जो है वो एक चेन के, सीधी चेन के रूप में आपस में जुड़ती चली जाती हैं। इन दीज पॉलीमर्स मोनोमर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म ए लॉन्ग स्ट्रेट चेन। दीज चेन्स हैज़ नो साइड चेन। इनमें कोई साइड ब्रांच नहीं होती। अब क्योंकि एक सीधी चेन में जुड़ते जा रहे हैं तो द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, एंड इसलिए क्लोजली पैक्ड होते हैं तो दे हैव हाई डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल नाइलॉन। दूसरे ब्रांच पॉलीमर्स या शाखित बहुलक। इनमें क्या है, एक तो मेन चेन होती है, बैकबोन मैंने बताई थी, और उसमें साइड ब्रांचेस भी होती हैं। दे हैव ए स्ट्रेट लॉन्ग चेन विद डिफरेंट साइड चेन। साइड चेन का नंबर और साइज वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो देयर मॉलिक्यूल्स आर इरेगुलरली पैक्ड, हैंस दे हैव लो डेंसिटी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इनकी डेंसिटी कम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। त्रिविमीय 3 डायमेंशनल पॉलीमर भी कहते हैं इनको, इनको त्रिविमीय पॉलीमर बहुलक। इनमें क्या होता है आप जानते हैं, ये किस तरीके के होते हैं कि ये आपस में जुड़कर क्रॉस लिंकेज के द्वारा त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। इन दीज मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू कॉन्स्टिट्यूट ए 3D नेटवर्क। इन लिंक्स में क्या क्रॉस लिंकेज होते हैं। तो इस क्रॉस लिंकेज की वजह से ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे, रिजिड होंगे। दे आर हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल ड्यू टू देयर नेटवर्क स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर मीन्स नेचुरल रबर को जब हम बॉइलिंग सल्फर से ट्रीट करते हैं तो ये सी ये रेड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वल्कनाइज्ड रबर। ये रबर पॉल के चेन्स हैं, इन हर डिफरेंट चेन्स के बीच में सल्फर एटम्स क्रॉस लिंकेज से जुड़ जाते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल, वल्कनाइज्ड रबर इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये क्या कहलाएगी, इट इज़ नोन एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब ये जो क्रॉस लिंक पॉलीमर हैं ये आप जानते हैं कि आपस एक स्पेस में कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, दे कॉन्स्टिट्यूट 3D नेटवर्क। ये देखिए ये 3D नेटवर्क बनाते हैं।
These are the different examples. अब ये तो कॉमन मेथड हो गए क्लासिफिकेशन के. इसके अतिरिक्त हम यूजेस के आधार पर या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुणों के आधार पर भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? इलास्टोमर्स. क्या होते हैं इलास्टोमर्स? इलास्टोमर्स जो हैं वो बहुलक होते हैं. वो पॉलीमर, इलास्टोमर्स को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थलक. इलास्टोमर्स इज प्रत्यास्थलक. ये जो हैं ऐसे पॉलीमर हैं जिनको कि हम यदि खींचें तो इनकी लेंथ जो है वो बहुत बढ़ जाती है, और यदि हम इनको छोड़ दें तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक आकृति में आ जाते हैं. अर्थात जो बहुलक रबड़ के समान प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात खींचने पर काफ़ी लंबाई तक खिंच जाते हैं और दबाव या तनाव को हटाने पर पुनः अपनी प्राकृतिक आकृति में आ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यास्थलक या इलास्टोमर्स. They are solid with rubber-like elastic properties. Here, the polymeric chains are held together by the weakest intermolecular forces. So, they are highly amorphous in nature. इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत वीक होता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड. So, they are amorphous in nature. These weak binding force permit them to be stretched. जितना हम इसको खींचेंगे उतना ये खिंच जाते हैं और छोड़ने पर पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं. एग्जाम्पल, नेचुरल रबर, बूना एस और बूना एन, और वल्कनाइज्ड रबर. ये रबर के डिफरेंट टाइप हैं. सी, दिस इज बूना एस. कैसे बनती है बूना एस? बूना एस जो है वो सहबहुलक है, कोपॉलीमर है. मैंने आपको बताया था 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के एडिशन पॉलीमर, योगात्मक बहुलीकरण से ये देखिए बनी ब्यूटाडाइन स्टीरिन कोपॉलीमर, जिसको हम कहते हैं बूना एस. इसी तरीके से 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रेलोनाइट्राइल के पॉलीमर से जो बनता है एडिशन प्रोडक्ट सीधे कोपॉलीमराइजेशन से, वो कहलाता है बूना एस. तो बूना एस, बूना एन, also natural rubber, vulcanized rubber, they all are the examples of elastomers. खींचने पर लंबाई बढ़ जाएगी, छोड़ने पर पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे. अब उपयोग के आधार पर एक प्रकार के बहुलक और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेजिन, जो कि क्या कहलाते हैं? रेजिन. ये अपेक्षाकृत कम मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर हैं जिनका उपयोग लेपन, आसंजी एडिसिव और मुद्रक सीलेंट के रूप में होता है. और क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं इसलिए हम इनको लिक्विड रेजिन कहते हैं. एपॉक्सी एडिसिव और पॉलीसल्फाइड सीलेंट्स इसके एग्जाम्पल हैं. रेजिन्स क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स विच आर यूज्ड एज एडिसिव, सीलेंट्स एक्सेट्रा इन ए लिक्विड फॉर्म आर डिस्क्राइब्ड एज लिक्विड रेजिन्स. एग्जाम्पल, epoxy adhesives and polysulfide sealants. Sealants means मुद्रक. तो ये कुछ तरीके थे जिसके आधार पर हम बहुलकों को वर्गीकृत कर सकते हैं. दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स या बहुलकों के गुण. थैंक यू.